तो आज हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आज हम वही करेंगे पास्ट पेपर्स थोड़े से और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर फर्दर ऑन वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का रह गया, चुनना मुन्ना सा टॉपिक, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि कल जो हमने सवाल किए थे वो किए थे क्वेश्चन नंबर 2 सवाल हमने किए थे पास्ट पेपर से, पहला दूसरा, और अब हम उसके तीसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, चले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एग्जामिनर हमसे ये कह रहा है कि राज वांट्स टू इम्प्रूव हिज फिटनेस, सो एवरी डे ही गोज फॉर अ रन। द टाइम इन मिनट्स ऑफ हिज रन हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 41.2 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.6। यानी कि जो उसका मीन है वो 41.2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.6 है। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन रैंडमली चूजन डे राज रन्स फॉर मोर देन 43.2 मिनट्स। आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए पार्ट ए में उसकी कि राज जो है वो 43.2 मिनट से ज़्यादा रन कर रहा है, यानी कि x ग्रेटर देन 43.2 हो जाएगा। और जो उसकी रनिंग कैपेसिटी का जो टाइम है उसके लिए वो ये कह रहा है कि टाइम फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 41.2 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.6, लाइक 3.6 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखते, वेरिएंस लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इंटरेस्टेड टू गो फॉर द कैलकुलेशन, तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और ये हो जाएगा मेरे पास 43.2 माइनस 41.2 डिवाइडेड बाय 3.6। ये मुझे कैलकुलेट करना है, और जनाबे वाला ये हो जाएगा मेरे पास z ग्रेटर देन 43 पॉइंट, इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ सर। ये हो जाएगा मेरे पास 0.5556। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास आ रहा है 0.55555 रिकरिंग, तो ये हो जाएगा 0.556। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली अपना अपनी डायग्राम बनाऊंगा मैं, और डायग्राम बना के मैं इसको तलाश करूंगा कि मुझे कौन सा एरिया फिगर आउट करना है। तो मुझे जो फिगर आउट करना है वो है एग्जैक्टली 0.55556 से ज़्यादा, तो मैंने यहाँ लिखा 0.556, और मुझे ये वाला एरिया एग्जैक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अब जब मैं टेबल देखूंगा तो टेबल के अंदर मुझे जो मिलेगा वो ये वाला एरिया मिलेगा, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा टेबल, और यहाँ से हम उठा लेते हैं टेबल अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि यही रहा। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0.556, 0.5 तो ये रहा। ठीक है, उसके सामने फिर अगला 5 यहाँ आ गया, और फिर 6 जो है मेन डिफरेंस पे यहाँ आ गया 20। इसका मतलब ये हुआ कि 0.7088 में मुझे जो प्लस करना है वो है एग्जैक्टली 20। तो ऐसा करने से हो जाएगा 8 8 और 2 10, और एक ये आ गया 7, और ये आ गया 0.710। ठीक है जनाब, तो ये हो गया मेरे पास 0.7108, यानी कि ये मेरे पास आ गया एरिया कौन से पोर्शन का, ये आ गया मेरे पास लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का एरिया। यानी कि मुझे एरिया मिल गया यहाँ का, दैट इज एग्जैक्टली 0.7108। अब मुझे ये वाला एरिया फिगर आउट करने के लिए 1 माइनस 0.7108 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 0.7108 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2892। 0.2892 ये आ गया यहाँ पे 0.2892। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब, मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई जो मुझसे मांगी गई। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा है, वो मुझसे कह रहा है भाई फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर ऑफ 365 ऑन विच द राजा रन्स फॉर लेस देन 43.2 मिनट्स। यानी कि आपको 43.2 मिनट से लेस देन, यानी कि इससे लेस देन वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो अब अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा आगे ना बढ़ाऊं और मैं इसी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को निकालूं,
तो अब जो उससे वो मांग रहा है, वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है z लेस देन 0.5556 की, ठीक है, सही। तो क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब मुझे मालूम है कि जब मैंने पिछले पार्ट में कैलकुलेशंस की थी तो मेरे पास 0.5556 की जो लेफ्ट साइड वाला एरिया निकालना था वो एग्जैक्टली आया था 0.7108। तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा 0.7108, तो ये तो मेरा हो गया काम, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद जो अगली बात उसने मुझे बोली है, उसने मुझे कहा है कि 365 दिनों के ऊपर भी आपको ये कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बताना है। तो 365 दिनों के लिए जब आप कैलकुलेट करके बताओगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपकी, और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 365 से, तो आपके पास है 0.7108 मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये आपके पास एग्जैक्टली जो आ रहा है वो आ रहा है 259.442। और अब मैं अगर डेज की बात करूंगा बच्चे, तो डेज जो हैं वो मेरे पास ऑलमोस्ट, अब मैं जनरली आपको समझा देता हूँ कि आप 259.442 डेज की बात कर रहे हो, तो इट इज अंडरस्टूड कि आप उसको पीछे राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि अगला दिन थोड़ा सा इस्तेमाल हो चुका है। तो इट इज बेटर दैट इफ यू मेक इट 260, यानी कि इन 260 डेज इट विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ कंडीशन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस, ओके। नाउ वी कैन प्रोसीड विद सी। अब वो कह रहा है वो 95% ऑफ द डेज राज रन्स फॉर मोर देन 10 मिनट्स। ओहो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब राज रन कर रहा है मोर देन 10 मिनट्स, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.95, सही, ये उसने मुझे बता दिया। अच्छा, अब फर्दर ऑन कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं अब तक। हम यहाँ पे लगाएंगे अपना x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन e माइनस मीन। मीन मेरे पास था 41.2 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल्स टू 0.95। ठीक है जनाब, ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन t माइनस 41.2 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल्स टू 0.95। तो अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस वन, मैंने अपना फिगर बनाया जैसे मुझे चाहिए, और अब देखो बेटा बात बड़ी सीधी सी है कि 0.95 इतना बड़ा एरिया है प्रोबेबिलिटी का, तो वो इतने से हिस्से के अंदर तो पॉसिबली नहीं है। वो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा इस तरफ, और इधर से लेकर इधर तक का एरिया मैं एग्जैक्टली काउंट करूँ तो वो 0.95 होगा। तो मैंने कहा यार ये वाला एरिया यहाँ पे लगा लेते हैं वैल्यू इस जगह पे, और ये मेरा एग्जैक्टली होगा टी, और उसके साथ जो अगला एरिया मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, दैट इज एग्जैक्टली 0.95। तो ये पूरा 0.95 है। अब मैं इसके लिए टी की वैल्यू चेक करता हूँ क्योंकि वो मुझे जो कैलकुलेशन नज़र आएगी, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो मैं नेगेटिव में लूँगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं 0.95 को तो सर्च कर सकता हूँ पर नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो ये एरिया मिलेगा वो कौन सी चीज़ का मिलेगा, बताएंगे ज़रा मुझे। मुझे जब देखते हैं आप जब कैलकुलेट कर वो देखते हैं जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट को, तो आपको ये वाली जगह मिलती है और यही जगह आपको ढूंढनी होती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार ये जगह मैं कैसे ढूंढूं, तो मैं अपने डायग्राम को फ्लिप कर देता हूँ सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल फ्लिप करके ये आपको दिखाना नहीं है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इसको डायरेक्टली कर लूँ तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर लें, आप यहाँ से 0.95 देख लें और जो वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव में लिख लीजिए। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से 0.9 के ऊपर 0.9 पे 5 देखना है मुझे। 0.9 ये रहा, और इसके सामने 5 अगर मैं देखूँ तो वो ये वाला होगा 0.8289, सही है। तो ये वैल्यू, उप्स उल्टा कर दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। 2.95 यहाँ प्रोबेबिलिटी में देखना होगा और यहाँ से वैल्यू निकालनी होगी। ज़्यादा जज्बात में आ गया। 0.959595 ये होना चाहिए 95 एग्जैक्टली।
लेकिन इसमें कुछ प्लस हो जाए ना तो ये पक्का 95 हो जाएगा। जैसे कि ये 9495 है, इसमें मैं अगर 5 प्लस कर दूं तो ये मेरे ख्याल से पक्का 95 हो जाएगा। 9495 में प्लस कर दें 5, ओहो ये तो 96 हो जाएगा। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ओहो 9495 था ना, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो अब यहाँ से वैल्यू जो उठानी है वो है 1.6, उसके कॉलम से जो वैल्यू उठानी है वो है 4, और मीन डिफरेंस से जो वैल्यू उठानी है वो है 5। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये होना चाहिए 1.645। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो वैल्यू हम पिक करने जा रहे हैं और जो रखने जा रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो इस वैल्यू के ऊपर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -1.645। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी आएगी 0.95। ठीक है, अब मैं इसको इससे कंपेयर कर लूँ अगर, तो मुझे पता चल सकता है कि t-41.2 डिवाइडेड बाय 3.6 विल बी इक्वल टू -1.645। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लूंगा अपने। लाल कुछ कहना चाह रहे हो? या आपके पास हो जाएगा माइनस का 5.922 और t इज इक्वल्स टू 5.922 प्लस का 41.2। 35.3। सही है भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, t इज 35.3। अच्छा जी, इस वाले पार्ट में ही कह रहा है आपसे, a company produces a particular type of a metal rod, the length of these rods are normally distributed with a mean of 25.2, और उसके अलावा वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4, द रैंडम सैंपल ऑफ 500 of these rods is chosen. How many rods in this sample would you expect to have a length then within 0.5 centimeter of the mean length? Within 0.5 centimeter of the mean length, what does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना? नहीं नहीं, हाँ लेस देन इक्वल टू 0.5, पर ये है क्या एग्जैक्टली? डिस्टेंस है ना? नहीं है, डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस है तो अब वो उसने डिस्टेंस के बारे में आपसे कुछ फरमाया है। क्या फरमाया? उसने कहा है हाउ मेनी रॉड्स इन द सैंपल वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ लेंथ विद लेंथ दैट इज विद इन 0.5 सेंटीमीटर ऑफ द मीन लेंथ। 0.5 सेंटीमीटर है लेकिन किसके साथ है? मीन लेंथ के साथ है। ऐसे ही है। यूं आपका 0.5 हो गया? नहीं, सोचो तो जरा, दिमाग तो चलाओ। थोड़ा सा चलाओ। हाँ, 0.5 उसमें से माइनस कर दें। अच्छा एक सेकेंड, एक बात मुझे बताओ। यहाँ पे उसने पूछा है तुमसे कि हैव लेंथ विद इन 0.5 सेंटीमीटर ऑफ दिस मीन लेंथ, इस मीन लेंथ के साथ। अच्छा मैं कंडीशन तुम्हें बना के दिखाता हूँ। यानी कि x जो होगा वो लेस देन होगा 25.2, उसमें प्लस माइनस 0.5 नहीं होना चाहिए? मीन से 0.5 आगे और मीन से 0.5 पीछे, क्योंकि ये तो मॉडुलस कंडीशन है ना। अच्छा मेरी बात सुन, तुमसे वो कह रहा है कोई एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर 10 सेंटीमीटर है,
विद इन 0.5 ऑफ दिस, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको 10.5 बनाओगे और तुम इसको, हाँ ठीक है, 9.5 और 10.5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, अब उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर रेंज बना दी कि भाई ये मेरे पास इस कंडीशन के साथ मौजूद है, सही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसूलन ये होना चाहिए मेरे पास कि भाई ये तो दो अलग अलग सिम्प में सॉल्व होने वाला है, तो इसकी दो अलग अलग सिम्प में सॉल्व होने के लिए अलग अलग कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, दो बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, नहीं। ये विद इन दिस रेंज दिया हुआ है, लेकिन इसको तुम सॉल्व किस तरह से करोगे, लेट मी एक्सप्लेन। 25.2 प्लस 0.5 एक कंडीशन हो गई, फिर 25.2 माइनस 0.5 एक कंडीशन हो गई, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा इससे आगे और एक दफ़ा इससे पीछे होगा, और इसके बीच की रेंज तुमको एक्जैक्टली फिगर आउट करनी है। तो तुम इसमें से 25.2 को माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे किससे एग्जैक्टली बेटा, सिग्मा से, और सिग्मा तुम्हारे पास जो दिया हुआ था डाटा का वो क्या था, 0.4। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा यहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना भी ज़रूरी होता है, ताकि उसे भी पता हो कि हमें पता है। तो लेंथ जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली फॉलो कर रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, विद मीन 2.52 एंड 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम इसमें माइनस करोगे 25.2, तो बेटे ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.4, सही। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आपके पास बनेगा 1.25, ठीक है। और ये वाला आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1.25, ठीक है। अच्छा, मैंने रेंज में क्यों नहीं लिखा था डायरेक्टली, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर हमें 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसमें एरर मार्जिन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि हम गलती कर सकते हैं कि कौन सी इनइक्वालिटी को किस जगह पे लिखते हैं। तो मैंने इसको इनइक्वालिटी को लिखे बगैर ही उसे कैलकुलेट कर लिया, और जब मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया, अब मैं उसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा। यानी कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, माइनस 1.25 से छोटा और 1.25 से बड़ा, सही। मतलब इससे आगे, इससे बड़ा और इससे छोटा। और इस कंडीशन के लिए जब मैं अपना टेबल चार्ट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1.25 जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, और 1.25 माइनस में एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। मुझे जो एरिया कैलकुलेट करना है वो है एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। इस पोर्शन के बीच का एरिया मुझे फिगर आउट करना है। तो मैं अब 1.25 की वैल्यू पहले चेक करता हूँ कि वो वहाँ पे मुझे चार्ट में क्या दी जा रही है। चार्ट में मैंने और भी बहुत सारा गन मचा दिया, पहले इसको मैं मिटा दूँ। अच्छा जी, 1.25, 1.2 ये रहा, और 5 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.8944। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.8944। अच्छा, चूंकि हमें इस एरिया को भी निकालना होता है, क्योंकि इसी एरिया की वजह से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया कंज्यूम हो रहा है वो कितना है। तो मैं राइट साइड वाला एरिया निकालने के लिए 1 माइनस 0.8944 करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.1056। तो ये वाला एग्जैक्टली 0.1056 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मुझे पता चल चुका है। तो अब मुझे सिर्फ ये काम करना है अपने सवाल को आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए, कि मैं 0.8944 में से माइनस कर दूंगा 0.15, ये हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली 0.7888, ठीक है। ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी आ गई है।
क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? यहाँ तक कोई मसला बेटा किसी को? ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं मजीद सवाल देखूं तो देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल दिया हुआ है। कोई और सवाल? हाँ, ये वाला सवाल है जो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है, इसमें एक नई चीज़ उसने इंट्रोड्यूस कराई है, म्यू प्लस सिग्मा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर वो ये कह रहा है द वेट ऑफ द बैग्स ऑफ द शुगर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 1.04 kg एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा। तो बेटा देखो जरा एक बात सुनो, इसमें जो तुम्हारा वेट है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसमें मीन है 1.04 और ये वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है, उसने आपको सिग्मा मिसिंग दिया हुआ है। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 2000 बैग ऑफ शुगर 72 वेट मोर देन 1.10 kg। अच्छा, अब रैंडम सैंपल उसने दिया हुआ है 200 का और उसमें कह रहे हैं 72 वेट जो कर रहे हैं वो मोर देन 1 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, इसके बराबर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात ये कि देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मैं अगर इसको कैलकुलेट करता भी हूँ तो मैं एक जगह पे फंस जाऊंगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव द प्रोबेबिलिटी। मेरे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है। उस प्रोबेबिलिटी को फिगर आउट करने के लिए उसने तुम्हें डाटा के अंदर कुछ मजीद वैल्यूज दी, यानी कि उसने कहा है कि 2000 बैग्स ऑफ शुगर 72 वेट मोर देन 110। ठीक है, अब ये बात जो है ना वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1.10, और जो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट तुमको चाहिए वो होगी तुम्हारे पास 72 डिवाइडेड बाय 2000, यानी कि 2000 में से सिर्फ 72 ऐसे हैं जिनके लिए ये कंडीशन लगाई जाए, राइट? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1.10 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2000 इज एग्जैक्टली 0.036। सही है भाई? तो अब ये वाला काम आप खुद करेंगे। सही, ये वाला काम मैं नहीं कर रहा, ये वाला काम आप खुद से करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये मैंने कंप्लीट करके दे दिया। अब इधर आ जाएं इस क्वेश्चन पे। The length of the leaves of a particular type of a tree are modeled by the normal distribution. A scientist measures the length of the random sample of 500 leaves from this type of tree and finds that 42 are less than 4 centimeter and 100 are more than 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, 4 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर मोर देन 10 सेंटीमीटर। फाइंड एंड एस्टिमेट फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री। अच्छा, अब इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मिसिंग दे दिए, दोनों निकालना है। दोबारा से एक दफा सवाल पढ़ लें। साइंटिस्ट मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ सैंपल 500 लीव्स फ्रॉम दिस टाइप ट्री फाइंड्स 42 आर लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड 100 आर मोर देन 10 सेंटीमीटर। 42 आर लेस देन 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू कैलकुलेट होगी लेस देन 4 के ऊपर, तो उसमें जो तादाद आ रही है वो आ रही है 42 अपॉन 500, और जब वो दूसरी कंडीशन निकाल रहा है तो उसके अंदर हमारे पास आर 100 आर मोर देन 10 सेंटीमीटर, यानी कि ग्रेटर देन 10 की जो कंडीशन है उसमें आ रहे हैं 100। सही, और हमारे पास जो लीफ की लेंथ है, लेंथ ऑफ लीफ को हम एल कह रहे हैं, विच फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड द वेरिएंस। सही। अच्छा, जो कि दोनों चीज़ें मुझे मालूम नहीं है तो दोनों मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा कर देते हैं, और यहाँ पे 4 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा कर देते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मेरे पास आ रही है 42 डिवाइडेड बाय 500 विच इज़ एक्जैक्टली इक्वल टू 0.084। 0.084 यार है, तो ये हो जाएगा मेरे पास z लेस देन 4 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज़ लेस देन 0.084। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है वहाँ पे एक बना लेता हूँ चार्ट। गलती, ठीक है। अब ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके ऊपर मुझे जो है वैल्यू जो मिली है वो 0.84 का एरिया आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये इतना ज़्यादा एरिया तो है नहीं, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको x ले लें या कुछ भी ले लें, ये पोर्शन आपके पास 0.84 है।
अब 0.0084 तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं उसके लिए एक काम करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं फिगर आउट नहीं कर सकता। तो मैंने उसके लिए क्या किया, इसको देखो ज़रा, ये ऐसे भी फ्लिप हो जाता है। नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने अपने शेप को जो है ना वो एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरी तरफ। हाँ, मैं स्टिकर्स बना लूँगा इसके, मुझे थोड़ी आसान। तो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, सही है। अब मैं ये वैल्यू ढूंढ सकता हूँ, इसको ढूंढने के लिए मुझे इसकी लेफ्ट साइड वाली देखनी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू मुझे उसने दी है 0.084, तो ये वाला पोर्शन होगा डेफिनेटली 1 माइनस 0.084। बेटा 1 से हम माइनस करूंगा तो 0.084 करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.916। ये 916 का पोर्शन हो गया। अब 0.916 की प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं हमें कहाँ मिल रही है। 0.916 की प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 9115 मिल गई 792। क्या 9147 में हम कुछ प्लस करें, अगर 916 माइनस 0.9 क्या था, 9147 एग्जैक्टली ये आ रहा है 13 का डिफरेंस के सामने 13 यहाँ दिया, ठीक है। तो मैं जब इसमें चार्ट में से वैल्यू उठाऊंगा तो ये हो जाएगी 1.3, और ये वैल्यू मेरे पास आएगी 8, और यहाँ आएगी 7, तो ये होनी चाहिए 1.378। ठीक है जनाब, ये मेरे पास होनी चाहिए 1.378, और अब ये नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी तो मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी। तो मैं आया वापसी अपने क्वेश्चन के ऊपर, और इसको मैंने खोला, और यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी जो लिखी वो ये लिखी कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 1.378 पे मुझे मिलेगा 0.084। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि 4 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा मेरे पास बराबर है -1.378 के। और अब मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना लूँगा, 4 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू -1.378 सिग्मा, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -1.378 सिग्मा। ठीक है, ये एक इक्वेशन मैंने बना ली लेफ्ट साइड वाली कंडीशन से। अब उसके बाद मैं आया दोबारा से, और मैंने अब अपनी राइट साइड वाली कंडीशन पे काम किया, तो वो मेरे पास था x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, 10 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, एंड विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओ 1/5 यानी कि 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 10 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.2। तो अब हमने क्या किया, अब हमें सीधा सीधा मालूम है कि हमें चार्ट बनाना, तो हमने चार्ट बनाया, ये आ गया 0, और अब मुझे जो एरिया निकालना है वो एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा है ना, ग्रेटर देन है। तो ये वाला पोर्शन जो है एरिया का वो होगा 0.2। अब मुझे 0.2 तो चाहिए नहीं भाई, क्योंकि वो तो मेरे टेबल में है नहीं। मैं यहाँ का चेक करूंगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस 0.2 करने से 0.8। तो मुझे 0.8 प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इस वैल्यू को फिगर आउट करने में। तो अब मैं आया 0.8 की प्रोबेबिलिटी जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्ट मुझे 0.8 ही चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो 0.8 जो है वो 797967 7967 7995, ये वाला 0.8 बन सकता है अगर इसमें 5 प्लस हो जाए। तो चेक कर लेते हैं, 7995 में अगर आप 5 प्लस करें तो वो एग्जैक्ट 0.8 बनेगा। तो मैंने वैल्यूज़ को किस तरह से पिक किया, मैंने कहा भाई
ये वैल्यू है, उसके साथ ये वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे पिक करना है 0.8 और 4 और उसके साथ यहाँ पिक करना है 2, यानी कि ये होना चाहिए 0.842। सही है। तो ये वैल्यू जब मैंने पता कर ली तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और कंपेयर। क्या हुआ? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिखो। तुम डायरेक्ट लिखो 7995 और प्लस कर दो 5। ठीक है। हाँ तो वो 8000 का मतलब ये है ना 0.8 है, क्योंकि वो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इससे चार पहले जब तुम डेसिमल लगाओगे तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये प्रोबेबिलिटी जो है z ग्रेटर देन क्या आ रही थी 0.842 पे मुझे मिलेगा 0.2। तो अब ये मुझे कंपेरेटिवली मिल गया, तो मैंने बस इसको कंपेयर करना है कि 10 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा जो है वो 0.842 हो जाएगा, और 10 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0.842 सिग्मा हो जाएगा, और 10 बराबर हो जाएगा म्यू प्लस 0.842 सिग्मा के। ठीक है। अब मेरे पास ना दो इक्वेशंस आ गई, यानी कि पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन जो है वो मेरे पास ये हो। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब पहली इक्वेशन जो हो, दूसरी इक्वेशन जो हो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो 4 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1.378 सिग्मा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों चले गए, ये हो गया 6.842 प्लस 1.378, इट इज एग्जैक्टली 2.22 सिग्मा, और सिग्मा बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2.2, 6 डिवाइडेड बाय 2.22 एंड आई एम गेटिंग इट 2.7, यानी कि सिग्मा मेरे पास आ रहा है 2.7 जो कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन था। और मीन निकालने के लिए मैं उसको किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो मैंने किया 4 प्लस 1.378 सिग्मा, उससे मुझे मिलेगा एग्जैक्टली अपना मीन। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1.378 और 2.7, 4 प्लस 1.378 और 2.7, ये मेरे पास हो जाएगा म्यू, जो कि बराबर हो जाएगा इसके 7.721 के। ये भी हो गया, और इसको चाहें तो आप और मजीद लिखते हैं छोटा करके 7.723। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने दोनों चीज़ें तो निकाल ली। अब वो कह रहा था लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ द लीव्स डिफरेंट ऑफ द ट्री हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू एंड सिग्मा। द साइंटिस्ट टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 800 लीव्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्री, फाइंड हाउ मेनी ऑफ द लीव्स द साइंटिस्ट वुड एक्सपेक्ट टू हैव अ लेंथ इन सेंटीमीटर्स बिटवीन। अच्छा, अब कितनी लेंथ इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही हूँ ये आपको पता करना है। विद इन का मतलब क्या हुआ, वही वाली चीज़ है, यानी कि एक साइड पे नेगेटिव होगा, एक साइड पे पॉजिटिव होगा। अब विद इन दिस रेंज ना, तो मैंने क्या किया भाई, म्यू माइनस 2 सिग्मा। अच्छा, अब जो है उसने कहानी जो की है वो कहानी समझने वाली ये है कि उसने बेसिकली आपके साथ खेला है। ठीक है। तो वो खेला किस तरह से, कि अगर मैं इसमें अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो 7.72 माइनस 2 इंटू 0.7, ये 2.32 होता है एग्जैक्टली। और अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये 13.12 एग्जैक्टली, ये वाली कंडीशन। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। अब हम इसको ना सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इसको चेक करें। लेस देन जी, और ये हो जाएगा लेस देन, सॉरी, लेस देन एक्स और लेस देन प्लस 2 सिग्मा। सही है? काम आपने वही करना है कि आप उसमें से मीन माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे सिग्मा से। ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो म्यू माइनस 2 म्यू माइनस म्यू करके डिवाइडेड बाय सिग्मा करो, यहाँ जी बना लो, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू प्लस 2 सिग्मा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अभी मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा मैंने इसकी, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिग्मा से सिग्मा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस 2 लेस देन जी, और ये वाला हो जाएगा कैंसिल करके प्लस 2 लेस देन जी। ठीक है, यानी कि अब प्लस 2 से माइनस 2 के बीच में खेलना है आपको। तो
और एग्जैक्टली इसमें क्या है, इसमें सीन ये है कि आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि आपको कोई कंपैरिजन नहीं करके वैल्यू नहीं निकालनी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो होगा वो आपके पास -2 होगा और राइट साइड के ऊपर आपके पास +2। ठीक है, तो आपको इस एरिया के ऊपर काम करना है। तो 2 के ऊपर एग्जैक्टली मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास अजम्पशन है। तो डायरेक्ट 2.0 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास इस चार्ट में होती है ये वाली 0.9772। अब मसला क्या है, मसला ये है भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है 0.9772। मुझे इस पोर्शन की भी चाहिए होगी ताकि मैं इस पोर्शन की फिगर आउट कर सकूं। तो इसके लिए 1 माइनस 0.9772 करेंगे आप, ये हो जाएगा 0.0228 और ये हो जाएगा आपके पास 0.0228। यानी कि अब आपने सिर्फ ये काम करना है कि 0.9772 में से आपने माइनस करना है 0.0228। 0.9772 माइनस 0.0228। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9544 विच इज़ डायरेक्टली रेफरिंग टू दिस एरिया। सही है। अच्छा, ऐसा होता है स्टैट्स में ना कि अब जैसे उसने यहाँ लिखा हुआ था म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये 2 सिग्मा एक क्वालिटी एश्योरेंस का टूल होता है। अब उसी तरीके से 3 सिग्मा भी बोल सकता है, 6 सिग्मा भी बोल सकता है, 4 सिग्मा भी बोल सकता है। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली भी चाहो तो कर सकते हो इसको अजम्पशन को, लेकिन बेहतर ये है कि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखा दो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ देखो तो ये पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी मैंने सिर्फ निकाली है प्रोबेबिलिटी और मेरे पास प्रोबेबिलिटी से फाइनल आंसर नहीं निकला, क्योंकि उसने मुझसे ये कहा था कि भाई अब जो सैंपल है ना वो 800 लीव्स का सैंपल है। तो 800 लीव्स का मतलब ये हुआ कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है मैं उस प्रोबेबिलिटी को अपने 800 लीव्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा कि कितने लीव्स इस रेंज के हिसाब से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास आ रहा है टोटल 763.52। तो अब डेफिनेटली अगला जो लीव होगा वो थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब पूरा ही इस्तेमाल हुआ है ना, ऐसा तो नहीं छोड़ सकता मैं उसको। तो मैं उसको ले लूँगा 764। दैट विल बी माय फाइनल आंसर। अच्छा, मैंने तकरीबन हर तरह के सवालों को इसमें सॉल्व करवा दिया। यानी कि जैसे आपको रिवर्स वैल्यू फिगर आउट करनी होती थी, आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है इक्वेशंस फिगर आउट करनी होती थी, और उसके अलावा जो जो मल्टीपल चीज़ें मेरे पास एग्जिस्ट कर सकती थी वो तमाम तरह के सवाल ऑलमोस्ट हमारे पास हो चुके हैं। तो अब ये वाली जो शीट है इसमें जिसमें बहुत सारे नॉर्मल के क्वेश्चंस दिए हैं, और वैसे तो आप लोगों के पास भी पास पेपर्स है तो आप उससे भी चाहें तो नॉर्मल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब आप नॉर्मल के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या मसला आ रहा है, मैं आपको वहाँ पे हेल्प आउट कर दूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी जोशो वलवले के साथ। कल हमारी अगली क्लास होगी जिसमें हम सीखेंगे एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल। ठीक है भाई।